गहरी रात के सन्नाटे में अचानक रेहान की नींद खुल गई। उसने बंद आंखों से ही अपना हाथ बिस्तर पर फेरा, लेकिन उसकी उंगलियों को वहां सिर्फ खाली, ठंडी बेडशीट महसूस हुई। उसकी बाहों में सिमटी रहने वाली आरना वहां नहीं थी। रेहान ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। मध्यम रोशनी में जब उसने देखा कि पूरा बेडरूम खाली है, तो उसके माथे पर शिकन उभर आई। वह तुरंत बेड से उतरा, क्लोजेट से अपना डार्क नाइट सूट पहना और तेज, भारी कदमों से नीचे हॉल की तरफ बढ़ गया। मेशन में हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उसकी तीखी, पनीली आंखें उस अंधेरे को भी आसानी से चीर पा रही थीं। जैसे ही वह नीचे हॉल के पास पहुंचा, उसके स्ट्रांग सेंसेस ने किचन की तरफ से आ रही हल्की, बारीक आवाजों को पकड़ लिया। रेहान अपनी रफ्तार बढ़ाकर जैसे ही किचन की दहलीज पर पहुंचा, उसे हवा में आरना के बदन की वही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। किचन में इस वक्त डिम लाइट ऑन थी। रेहान उस मध्यम आवाज का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जैसे ही वह बड़े से डबल डोर फ्रिज के कॉर्नर के पास पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। फ्रिज के साइड में छोटी सी स्पेस थी। रेहान जैसा 6 फीट से ऊंचा, चौड़े शरीर का इंसान उस जगह में नहीं आ सकता था, लेकिन आरना वहां किसी नन्हे, बिल्ली के बच्चे की तरह घुटने मोड़कर फर्श पर बैठी हुई थीं। वह अपने हाथों में एक बाउल लिए, बड़े मजे से चम्मच से आइसक्रीम खा रही थी। रेहान को दूर से जो आवाज आ रही थी, वह दरअसल आरना के बार बार चम्मच को बाउल से टच करने की ही थी। रेहान ने अपनी दोनों भौहें सिकार लीं, लेकिन वह चुपचाप खड़ा रहा। आरना को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका खूंखार पति ठीक उसके सामने खड़ा है। वह अपनी फेवरेट बटरस्कॉच आइसक्रीम के हर एक स्कूप का मजा ले रही थी। कभी वह चम्मच को अपने गुलाबी होठों से लगाती, तो कभी अपनी जुबान से उस ठंडी आइसक्रीम को चाटकर टेस्ट करती। इस वक्त उसने वही येलो सिल्क साड़ी जैसे तैसे पहन रखी थी, जिसे कुछ घंटों पहले रेहान ने उतार फेंका था। इस बिखरी हुई हालत में वह हद से ज्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी। तभी अचानक आरना को रेहान के उस भारी और पावरफुल ऑरा का एहसास हुआ। हवा का तापमान जैसे बदल गया। आरना ने धीरे से अपनी पलकें ऊपर उठाईं, और ठीक सामने रेहान को देखकर उसका हाथ चाहा का तहा हवा में ही रुक गया। सामने रेहान सिंघानिया अपने दोनों हाथ नाइट सूट की पॉकेट्स में डाले, पूरे रौब और दब्बे के साथ खड़ा उसे ही देख रहा था। आरना पूरी तरह शॉक में आ गई। उसने घबराकर खुद की इस अजीब पोजीशन को देखा। रेहान बिना कोई आवाज किए अपने पंजों के बल नीचे फर्श पर झुका और आरना के हाथों से वो आइसक्रीम का बाउल ले लिया। जब उसने देखा कि बाउल की आधी से ज्यादा आइसक्रीम साफ हो चुकी है, तो उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि उसकी वाइफ असल में भूखी थी। रात भर की मेहनत के बाद उसने कुछ खाया जो नहीं था। रेहान ने अपनी उंगलियों से उसे बाहर आने का इशारा किया। आरना का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे डर लग रहा था कि रेहान इस आधी रात को चोरी छिपे आइसक्रीम खाने के लिए उसे डांटने वाला है। वह दबे कदमों से रेंगती हुई उस कोने से बाहर आई और रेहान के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई। रेहान ने अपनी कड़क आवाज में पूछा, यहां इस वक्त, इस हालत में क्या कर रही थी तुम? आरना ने मन ही मन सोचा, कितना अजीब राक्षस है ये। मेरे हाथ से मेरी फेवरेट बटरस्कॉच छीन ली और मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या कर रही थी। झिझक के मारे उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, वाह, मैं। रेहान ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बेहद गंभीर लहजे में पूछा, इस आइसक्रीम से तुम्हारा पेट भर गया, या फिर और भी कुछ खाना चाहती हो? आरना ने घबराकर अपनी नजरें यहां वहां घुमाई और अनजाने में ही अपना एक हाथ अपने पेट पर रख दिया, जिससे साफ था कि उसकी भूख अभी मिटी नहीं थी। बस उसका इतना करना ही काफी था। रेहान ने आगे बढ़कर उसकी नाजुक कलाई को थामा, उसे खींचकर अपने बेहद करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या खाना चाहोगी? तुम्हारी बनाई वो डिश अब तक पूरी तरह ठंडी हो चुकी है, अब उसे खाने में वो मजा नहीं आएगा। यह कहते हुए रेहान की नजरें आरना के उन गुलाबी, रसीले होठों पर टिकी थी, जिनके कोनों पर अभी भी आइसक्रीम की हल्की सी मिठास लगी हुई थी। उसने अपनी भारी आवाज में दोबारा पूछा, हम? बोलो। आरना ने हेजिटेशन से अपना चेहरा एक साइड किया और रेहान के हाथ में मौजूद उस बची कुची आइसक्रीम को लालची नजरों से देखने लगी। रेहान ने उसकी नजरों का पीछा किया, वह मुस्कुराया और उसने उस बाउल को जानबूझकर किचन स्लैब पर दूर रख दिया। वाइफी, तुम पहले ही काफी आइसक्रीम खा चुकी हो
और ज्यादा आइसक्रीम खाना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। यह कहते ही रेहान थोड़ा नीचे झुका। आरना ने डर और घबराहट के मारे अपनी आंखें कसकर भींच लीं। रेहान ने उसके होठों के ठीक कोने पर लगी उस आइसक्रीम को अपनी उंगलियों से छुआ और सीधे अपने मुंह में रखकर टेस्ट करते हुए बेहद मखमली आवाज में बुदबुदाया, इट्स रियली टेस्टी, लाइक यू। रेहान का स्पर्श अपने होठों पर और उसके शब्द सुनकर आरना के पूरे बदन में बिजली की एक सनसनी दौड़ गई। इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोलती या खुद को संभाल पाती, उसने महसूस किया कि उसके पैर हवा में है। रेहान ने एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लिया था और भारी कदमों से चलता हुआ वापस ऊपर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। बेडरूम में आकर रेहान ने आरना को जेंटली बेड पर बिठाया। उसने आरना के गाल को हल्के से थपथपाया और हल्की आवाज में कहा, यही बैठो और मेरा वेट करो, बाहर आने का सोचना भी मत। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। लगभग 10 से 12 मिनट बीत चुके थे। आरना बिस्तर पर बैठी बोर हो रही थी कि तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और रेहान अंदर आया। इस वक्त उसके हाथों में कांच का एक बाउल ग्लास था, जिसमें से गर्मागर्म भाप उड़ रही थी और उसमें एक स्पून थी। दरअसल रेहान खुद नीचे किचन में गया था और आरना के लिए एक हॉट और न्यूट्रिशियस क्लासिक वेजी सूप रेडी करके लाया था। इसमें कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स और हर्ब्स शामिल थे जो आरना की थकान को कम करके उसके पेट को तुरंत सेटिस्फैक्शन दे सकते थे। रेहान वह बाउल लेकर आरना के पास आया। आरना ने जैसे ही उस सूप की बेहतरीन खुशबू महसूस की, उसके मुंह में पानी आ गया। वह बाउल लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, रेहान ने बाउल को थोड़ा पीछे कर लिया क्योंकि वह काफी गर्म था। डोंट इवन ट्राई, रेहान ने हुक्म दिया। वह खुद आरना के बिल्कुल पास बेड पर बैठ गया। उसने उस गर्म सूप के बाउल को अपने एक हाथ से संभाला, चम्मच में थोड़ा सा सूप लिया और आरना के होठों के पास ले जाने से पहले उस पर फूंक मारी ताकि वह ठंडा हो जाए। आरना रेहान के इस कदर बदले हुए, केयरिंग और जेंटल रूप को देखकर पूरी तरह स्तब्ध थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सिर्फ रेहान के उस बेहद हैंडसम और गंभीर चेहरे को देख रही थीं। क्या ये सच में वही रेहान सिंघानिया है, जो दुनिया के लिए एक बेरहम बिजनेसमैन है? वो इस आधी रात को मेरे लिए खुद अपने हाथों से सूप बनाकर मुझे फूंक मार मार कर पिला रहे हैं। कहीं मैं फिर से कोई सपना तो नहीं देख रही? आरना पूरी तरह उस सम्मोहन में खो चुकी थी। रेहान ने उसकी आंखों में तैरते उन ख्यालों और अचरज को तुरंत पकड़ लिया। उसके होठों पर एक बेहद बारीक, ना दिखने वाली गंभीर स्माइल उभरी, जिसे आरना चाहकर भी नोटिस नहीं कर पाई। उसने चम्मच को आरना के होठों से थोड़ा सा टच करते हुए अपनी भारी और रसूखदार आवाज में कहा, मिस आरना, सपने की दुनिया से बाहर आओ। अगर तुम्हें यह सूप नहीं पीना है, तो साफ साफ बता दो, मैं इसे अभी वापस ले जाता हूं। रेहान की यह बात सुनते ही आरना तुरंत होश में आई और बच्चों की तरह हड़बड़ाकर दोनों हाथ हिलाते हुए बोल पड़ी, ना, नहीं, मैं पी रही हूं ना, लाइए। उसकी इस मासूम और बचकानी लाइन को सुनकर रेहान के दिल का कड़ापन एक बार फिर पिघल गया और वह बेहद शांति से आरना को अपने हाथों से वह सूप पिलाने लगा। कुछ देर बाद जब आरना का पेट भर गया, तो रेहान ने उसे सोने के लिए कहा, लेकिन आरना की आंखों से नींद दूर थी। यह देखकर रेहान खुद बिस्तर पर सीधा लेट गया और आरना को इशारा किया। आरना ने एक हल्की करवट ली और रेहान ने बेहद जेंटली उसकी गर्दन के नीचे अपना बाजू टिका दिया। उसने अपने दूसरे हाथ से आरना के रेशमी बालों को सहलाना शुरू किया। डिम लाइट के सन्नाटे में रेहान के हाथ की वो थपकी और उसके सीने की गर्माहट आरना को अंदर तक सुकून देने लगी। कुछ ही पलों में उस एहसास के बीच आरना की भारी पलकें बंद हो गईं और वह गहरी, बेफिक्र नींद में सो गई। जब रेहान को यकीन हो गया कि आरना पूरी तरह सो चुकी है, तो उसने धीरे से अपना हाथ हटाया, उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और भारी कदमों से चलता हुआ बेडरूम से बाहर चला गया। अगली सुबह पूरे सिंघानिया मिशन में एक अलग ही ताजगी थी। आरना सुबह जल्दी उठकर मंदिर में दिया बत्ती कर चुकी थी और अब सर्वेंट्स के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगवा रही थी। रात के बाद उसके चेहरे का निखार और बढ़ गया था। तभी क्रिश वहां आकर बैठ गया। आरना ने उसे देखा और कल के हादसे को याद कर झिझकते हुए कहा, क्रिश, कल जो कुछ भी हुआ, उसके लिए सॉरी। आपको कल मेरी वजह से बहुत परेशान होना पड़ा। क्रिश ने परांठे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए हंसकर कहा, अरे भाभी, कोई बात नहीं। लेकिन सच बताओ तो कल जब मैं उस साइट पर पहुंचा, तो मैंने अपनी आंखों से देखा,
वहां देखकर ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं था। धूल जरूर उड़ी थी, पर सब नॉर्मल था। और भाई तो कल मुझे काफी ठीक लग रहे थे, आप फालतू में इतना घबरा रही थीं। पास ही खड़ा करण भी उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी सीढ़ियों पर भारी और रौबदार कदमों की आहट गूंजी। तीनों ने पलटकर देखा तो रेहान सिंघानिया ब्लैक 3 पीस सूट में पूरी शान से नीचे आ रहा था। वह सीधा चलकर आया और डाइनिंग टेबल की चेयर खींचकर बैठ गया। क्रिश और करण एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। काफी दिनों बाद रेहान सुबह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठा था, वरना वह हमेशा सीधे ऑफिस निकल जाता था। ठीक उसी पल आरना किचन से गर्मागर्म परांठों की प्लेट लेकर आई। रेहान को वहां बैठा देख उसके होठों पर एक गहरी और खूबसूरत स्माइल आ गई, लेकिन उसने अपनी स्माइल को छुपा लिया। कृष ने कोहनी से करण को इशारा किया और बेहद मध्यम आवाज में फुसफुसाया, देखो भाई, भाभी कल शाम को कितना रो रही थीं। और अभी देखो, चेहरे की खुशी थमने का नाम नहीं ले रही। रेहान के स्ट्रॉन्ग सेंसेस ने उनकी यह हल्की फुसफुसाहट भी साफ सुन ली, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आरना ने हल्के से मुस्कुराते हुए पहले कृष और करण को नाश्ता परोसा। फिर जैसे ही वह रेहान के पास आई और झुककर उसकी प्लेट में परांठा परोसने लगी, रेहान ने टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लिया। आरना का पूरा बदन एक पल में सिहर उठा। उसने झटके से रेहान की तरफ देखा, लेकिन रेहान का चेहरा एकदम गंभीर था, जैसे उसने कुछ किया ही न हो। ठीक उसी समय कृष ने अपना पहला परांठा खत्म किया और आरना की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा, भाभी, एक और परांठा देना प्लीज। आरना वापस किचन जाने के लिए मुड़ने लगी, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई क्योंकि रेहान ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ रखा था। अब आरना को शर्म आने लगी थी, उसके गाल लाल होने लगे। वह रेहान को अपनी आंखों से हाथ छोड़ने का इशारा करने लगी, लेकिन मिस्टर सिंघानिया ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने खाने में हो। कृष जैसे ही दोबारा कुछ कहने वाला था, तभी रेहान की भारी, कड़क और रोबदार आवाज गूंजी, कृष, इस घर के सारे सर्वेंट्स कहीं चले गए हैं क्या, जो तुम मेरी वाइफ से ही सब कुछ सर्व करवा रहे हो? रेहान की कड़क और रोबदार आवाज सुनकर कृष मुंह बंद करके चुपचाप बैठ गया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। आरना भी रेहान की यह बात सुनकर अवाक रह गई। रेहान ने उसका हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने अपना परांठा पूरा खत्म नहीं कर लिया। नाश्ता खत्म करने के बाद रेहान ने बड़े ही सलीके से टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ किया, उठकर अपने ब्लेजर को ठीक किया और आरना की तरफ एक गहरी नजर डालते हुए भारी आवाज में कहा, वाइफी, वी आर गेटिंग लेट। इतना कहकर वह मेशन से बाहर निकल गया। आरना ने भी राहत की सांस ली, फटाफट अपना बैग उठाया और दौड़ते हुए मेशन से बाहर आई। रेहान और आरना के जाते ही कृष और करण अपनी प्लेट साइड में रखकर एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों के चेहरों पर सुबह सुबह मिले इस जबरदस्त शौक के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। कृष ने चारों तरफ देखते हुए धीमी आवाज में करण की तरफ रुख किया, करण भाई, आपने भी वही देखा और सुना ना, जो मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना? मतलब? भाई ने सच में भाभी का हाथ टेबल के नीचे पकड़ रखा था और ऊपर से सर्वेंट्स वाली डांट भी पिला दी। करण ने बिना कोई वक्त गवाए झटके से कृष के हाथ पर एक जोरदार चिमटी काट ली। आह! भाई, क्या कर रहे हो यार? दर्द हुआ? कृष अपनी कलाई सहलाते हुए कुड़कुड़ाया। करण ने अपनी आंखें सिकारते हुए कहा, बेटा कृष, इस हकीकत के सपने से बाहर आ। जो तूने देखा है, वो 100% सच है। वैसे, मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। कृष थोड़ा और आगे झुका और फुसफुसाते हुए बोला, वही तो भाई। रेहान भाई का बिहेवियर आज कितना अलग और अजीब लगाना। मतलब, जो इंसान किसी को घास नहीं डालता, वो आज आरना भाभी के लिए किस कदर पजेसिव नजर आ रहा था। क्या आपको भी ऐसा ही लगा? कल शाम को भाभी भाई की वो न्यूज सुनकर कितना रो रही थीं, और आज भाई का यह बदला हुआ रूप। आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? करण ने मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस ली। चल क्या रहा है का क्या मतलब है? भाई भाभी है, वो हमारे। और भाई का यह पजेसिव अंदाज देखकर मुझे तो अंदर से बड़ी खुशी हो रही है। कृष ने भी शरारत से हंसते हुए कहा, बात तो सही है भाई, लेकिन कुछ भी हो, मुझे तो बस जल्दी से चाचू बनना है। दोनों भाई इसी तरह डाइनिंग टेबल पर बैठकर रेहान और आरना की इस नई और गहरी नजदीकियों के मजे ले रहे थे और हंस रहे थे।
यहाँ पोर्च में रेहान की कार स्टार्ट खड़ी थी और रेहान कार के भीतर उसका वेट कर रहा था। आरना यह देखकर हैरान थी, क्योंकि रेहान सिंघानिया कभी किसी का इंतजार नहीं करता था। आरना जैसे ही कार के पिछले हिस्से में बैठी और कार का दरवाजा बंद किया, रेहान ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने झटके से आरना को अपनी बाहों के घेरे में खींच लिया। उसकी आंखें इस वक्त गहरे जुनून से भरी थीं। उसने आरना के चेहरे को थामते हुए गहरी आवाज में कहा, वाइफी, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बाहर आने में मेरे पूरे 10 मिनट्स वेस्ट किए हैं? एंड यू नो, आई हेट वेटिंग, मिस्टर सिंघानिया। वो आरना अपनी सफाई पेश करने ही वाली थी कि रेहान ने उसे मौका नहीं दिया। एज पनिशमेंट, उसने अपनी कार का प्राइवेसी पार्टीशन ऑन किया और सीधे आरना के होठों पर टूट पड़ा। वह बिना रुके पूरे रास्ते लगभग 20 मिनट तक लगातार उसे बेतहाशा किस करता रहा। आरना उस बेकाबू किस को झेलते हुए रेहान के ब्लेजर को भींचकर बस लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके होंठ एक बार फिर रेहान की जबरदस्ती से पूरी तरह सूज चुके थे। कुछ ही देर बाद कार सीधे सिंघानिया एम्पायर के वीआईपी पार्किंग में आकर रुकी। रेहान आरना का हाथ पकड़कर सीधे अपनी प्राइवेट लिफ्ट के पास लेकर आया। लिफ्ट का दरवाजा खुला और जैसे ही वे दोनों अंदर इंटर हुए, दरवाजा बंद होते ही रेहान साए की तरह आरना के ठीक पीछे आ गया। उसने पीछे से आरना को एक बेहद टाइट और पजेसिव हग में जकड़ लिया। आरना अभी संभल भी नहीं पाई थी कि रेहान के हाथ उसकी साड़ी के भीतर से उसके उठते गिरते सीने पर आकर कस गए और वह उन्हें जोर से दबाने लगा। साथ ही वह उसकी नाजुक गर्दन पर अपने होठों से पैशनेट किस करने लगा। आरना की सांसें उखड़ गईं। उसने कांपते हुए मिन्नत की, मिस्टर सिंघानिया, प्लीज, प्लीज छोड़िए ना। रेहान ने उसकी गर्दन पर एक हल्की और मीठी सी बाइट की और फिर धीरे से उससे अलग हुआ। उसके होठों पर एक हल्की स्माइल थी। वह लिफ्ट के हाईटेक डिजिटल कंसोल की तरफ बढ़ा। उसने स्क्रीन पर कुछ कोडिंग और अपडेट्स किए, फिर आरना का हाथ पकड़कर उसका फिंगरप्रिंट और फेस आईडी उस प्राइवेट लिफ्ट के वीआईपी डेटाबेस में ऐड कर दिया। आरना हैरान होकर उसे देख रही थी। रेहान ने उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ा और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बेहद गंभीर और पजेसिव टोन में कहा, अब से तुम जब भी ऑफिस आओगी या जाओगी, सिर्फ और सिर्फ इसी प्राइवेट लिफ्ट का यूज करोगी। दरअसल रेहान को अच्छी तरह पता था कि आरना को ऑफिस के इतने सारे लोगों की चुभती नजरों के बीच से आने जाने में अनकंफर्टेबल फील होता था। सबसे बढ़कर रेहान सिंघानिया अब आरना पर पूरे सिंघानिया एम्पायर के किसी भी एम्प्लॉय या इंसान की एक अदद नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आरना रेहान के इस एक्शन से पूरी तरह हैरान थी। तभी लिफ्ट का दरवाजा एक हल्की आवाज के साथ बंद हो गया और आरना ने गहरी, थमती हुई सांस ली। रेहान के इस पजेसिव केयर ने उसके दिल की धड़कनों को एक नई रफ्तार दे दी थी। वह चुपचाप अपनी उंगलियों को देख रही थी, जिसे अभी अभी रेहान ने उस सिस्टम पर दर्ज किया था। जैसे ही प्राइवेट लिफ्ट सीधे टॉप फ्लोर पर आकर खुली, रेहान आरना की कलाई को थामे हुए सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ा। कॉरिडोर में खड़े नील ने जब रेहान को इस तरह आरना का हाथ पकड़े आते देखा, तो उसने समझदारी से अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप उनके पीछे आईपैड लेकर आ गया। केबिन में कदम रखते ही रेहान ने आरना को अपनी पर्सनल चेयर के पास वाली छोटी काउच पर बैठने का इशारा किया। आरना ने अपने सूजे हुए होठों को छिपाने की कोशिश करते हुए अपना बैग साइड में रखा। नील ने रेहान को आज का शेड्यूल बताया और रेहान पूरी तरह काम में डूब गया, लेकिन उसकी तिरछी और पैनी नजरें लगातार आरना की हर एक मूवमेंट को नोटिस कर रही थीं। थोड़ी ही देर में ऑफिस की सर्वेंट केबिन में 2 कप कॉफी लेकर आई। जैसे ही वह कॉफी टेबल पर रखकर बाहर गई, आरना ने एक राहत की सांस ली। वह कॉफी का मग उठाने ही वाली थी कि रेहान अपनी चेयर से खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलकर आरना के बिल्कुल करीब आ गया। उसने आरना के हाथों से कॉफी का मग लिया और खुद साइड टेबल पर रख दिया। आरना ने चौंक कर ऊपर देखा। मिस्टर सिंघानिया, क्या हुआ? रेहान ने थोड़ा नीचे झुककर आरना के चेहरे को अपनी उंगलियों के घेरे में लिया और बेहद धीमी, मखमली आवाज में फुसफुसाया, वाइफी, कल रात से लेकर अब तक तुमने जितनी बार भी मेरा नाम लिया है, मेरा खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा है। अब इस केबिन में जब तक तुम मेरे सामने हो, मुझे इस कॉफी की कड़वाहट से ज्यादा तुम्हारी इस मिठास की जरूरत है। आरना का चेहरा एक बार फिर ब्लश से सुर्ख लाल हो गया। वह कुछ बोलती, इससे पहले ही रेहान ने उसके होठों के कोनों को अपनी उंगलियों से धीरे से सहलाया, जहां सुबह की किस की हल्की सी सुर्खी अभी भी बाकी थी। दोपहर के करीब 2 बज चुके थे।
आरना सुबह के उस हेक्टिक शेड्यूल और रेहान की लगातार बढ़ती नज़दीकियों से थोड़ी थक चुकी थी। वह अपने केबिन में बैठी कुछ फाइल्स चेक कर रही थी कि तभी उसके पर्सनल फोन पर मीरा जी का कॉल आया। आरना ने झट से कॉल उठाया। हेलो चाची जी। दूसरी तरफ से मीरा जी की बेहद लाडली और चहकती हुई आवाज आई। आरना बेटा, कैसी हो? सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और सुनो, मैंने आज सुबह करण के लिए कुछ बहुत ही सुंदर लड़कियों की तस्वीरें देखी है। मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई है। उसका नाम अवनी है। मैं चाहती हूं कि जब हम मिशन आ जाए तो हम सब मिलकर इस बारे में बात करें। आरना ने मुस्कुराते हुए कहा, जी चाची जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। करण भाई भी अब सेटल हो जाएंगे तो घर में और रौनक आ जाएगी। मीरा जी ने हंसते हुए आगे कहा, और हाँ बेटा, मुझे कृष्ण ने बताया कि कल शाम को तुम रेहान की झूठी न्यूज सुनकर कितना रो रही थीं। देखो बेटा, रेहान जिस मुकाम पर है वहां ऐसी खबरें और अफवाहें आती जाती रहती है। लेकिन तुम्हें इन सब से घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। सच्चाई और समय हमेशा हर बात का जवाब दे देते हैं। अपनी इस चाची पर भरोसा रखो, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाची जी की यह बात सुनकर आरना की आंखों में एक बार फिर राहत की नमी आ गई। कुछ देर बाद उसने मीरा जी से बात खत्म की और फोन साइड में रख दिया और वह अपने काम में लग गई। उधर दूसरी तरफ अपने आलीशान केबिन की मास्टर चेयर पर बैठे रेहान सिंघानिया का वह डार्क और बेरहम रूप वापस लौट आया था। उसके चेहरे पर अब रोमांस की कोई लकीर नहीं थी, बल्कि वह पूरी तरह एक कड़े बिजनेसमैन की तरह अपने जरूरी प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन साइट के कामों में व्यस्त हो गया था। यहां से मीलों दूर हैदराबाद के बाहरी इलाके के एक बेहद खूबसूरत और वीआईपी हनीमून रिजॉर्ट के एक स्वीट में हल्की हल्की धूप छाव बिखर रही थी। यश ने कल शाम श्रेया को सरप्राइज देने के लिए यह पूरा रिजॉर्ट बुक किया था। इस वक्त कमरे के भीतर यश और श्रेया की भारी मदहोश सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। कल पूरी रात यश के बेइंतहा मोहब्बत को झेलने के बाद श्रेया इस वक्त पूरी तरह थककर चूर हो चुकी थी। उसका पूरा बदन लूज था। कुछ देर बाद यश बिस्तर से उठा। उसने मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट और ट्राउजर्स पहने। भीगी पलकों के साथ बिस्तर पर सोई अपनी पत्नी को देखकर उसके दिल में फिर से प्यार उमड़ आया। उसने आगे बढ़कर श्रेया को उसी तरह ब्लैंकेट समेत अपनी बाहों में उठाया और सीधे वॉशरूम में ले आया। बाथरूम के बड़े से शीशे के सामने जैसे ही यश ने श्रेया को नीचे उतारा, श्रेया ने झेंपकर अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी कॉलर बोन और गर्दन पर यश के दिए गहरे बाइट के निशान साफ चमक रहे थे। यश, प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। श्रेया ने अपनी हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया। यश ने एक मदहोश कर देने वाली मुस्कान के साथ पीछे से उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया और उसके गीले, खुले बालों को हटाकर उसकी पीठ पर अपने गर्म होंठ टिका दिए। शॉवर का गुनगुना पानी जैसे ही उन दोनों के भीगे बदन पर गिरा, श्रेया की पूरी थकान एक पल में गायब हो गई। यश ने बड़े ही हक से अपने हाथों से उसके बदन को साफ किया और बीच बीच में उसके होठों की सुर्खी को चूमकर सोखता रहा। इस हॉट शॉवर के बाद यश श्रेया को वापस कार में बिठाकर अपने मेशन लेकर आया। मेशन के बेडरूम में लेटाकर उसने श्रेया के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ाया, उसके माथे पर एक प्यार भरा किस दिया और हॉस्पिटल निकल गया। बिस्तर की गर्माहट में जाते ही श्रेया एक बेहद प्यारे सपने की आगोश में चली गई। सपने में वह देख रही थी कि वह और यश किसी शांत, खूबसूरत वादी में बादलों के बीच खड़े हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और यश ने पीछे से उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ रखा है। वह हवा में धीरे धीरे झूल रही है और यश उसके कानों में फुसफुसा रहा है कि वह उससे कितनी मोहब्बत करता है। वह सपना इतना रियल और रोमांटिक था कि सोते हुए भी श्रेया के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान तैर रही थी। इस खूबसूरत माहौल से कोसों दूर हैदराबाद के एक सुनसान वेयरहाउस के भीतर का मंजर बेहद खौफनाक था। माया एक बड़ी सी लोहे की मेज के सामने खड़ी थी, जिस पर हथियारों और नशीले सब्सटेंस के कुछ सील्ड पैकेट्स रखे थे। उसके ठीक सामने एक भारी भरकम, डरावना दिखने वाला आदमी खड़ा था। माया की आंखों में इस वक्त क्रूरता और एक डार्क चमक थी। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और धुआं हवा में उड़ाते हुए बेहद ठंडे, शातिर लहजे में कहा, कान खोलकर सुनो, जो अगला ड्रग एक्सपोर्ट होने वाला है, उसकी पूरी खेप सीधे विशाखापट्टनम के रास्ते बाहर निकलनी चाहिए। किसी भी इन्फॉर्मर को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई तो अंजाम जानते हो ना तुम।
सामने खड़ा आदमी बोला, जी मैडम, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक ही होगा। पर वो जो दिल्ली और इंदौर में पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसका क्या? माया के होठों पर एक बेहद झरीली और शातिर मुस्कान उभर आई। उसने अपनी सिगरेट को टेबल पर रखी आरना की तस्वीर पर जोर से कुचलकर बुझा दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा पागलपन था। वह गुस्से से फुसफुसाई, वो सब मैं देख लूंगी। बहुत हो चुका यह चूहे बिल्ली का खेल। अब तक मैं पर्दे के पीछे रहकर चालें चल रही थी, लेकिन अब खेल का तरीका बदलेगा। उस 2 कौड़ी की आरना ने मेरे रेहान को अपने वश में कर रखा है ना। मैं उस आरना को इस कदर बर्बाद करूंगी कि वह खुद अपनी जिंदगी की भीख मांगेगी। बहुत जल्द मैं सीधे रेहान के सामने जाऊंगी और आरना का वजूद मिटाकर रेहान को हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ अपना बनाकर रहूंगी। सिंघानिया साम्राज्य की रानी सिर्फ माया ही बनेगी। गोदाम के उस सन्नाटे में माया की वो भयानक और शातिर हंसी गूंज उठी, जो इस बात का साफ इशारा थी कि सिंघानिया परिवार और खासकर आरना की खुशियों पर अब एक बहुत बड़ा और खौफनाक खतरा मंडराने वाला था। उसी रात रेहान ने आरना को फोन पर बता दिया था कि उसे किसी बहुत जरूरी काम से सिटी से बाहर जाना पड़ रहा है। जब आरना ने उसकी यह बात सुनी थी, तो उसे अंदर ही अंदर काफी बुरा लगा। कल रात के बाद वह आज भी उसकी बाहों के उसी रूहानी सुकून की उम्मीद कर रही थी। लेकिन उसने खुद को संभाला और मन ही मन कहा, कोई बात नहीं, अगर मिस्टर सिंघानिया यहां नहीं है, तो मुझे इस तरह उदास होकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ और करना चाहिए। रात के लगभग 10 बज चुके थे। आरना अपने आलीशान बेडरूम के वेलवेट बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। वह हवा में अपने दोनों पैरों को ऊपर नीचे हिला रही थी और हाथ में लिए एक पेन को अपने सिर पर टिकाए कुछ गहराई से सोच रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया और वह फुर्ती से बेड से उतरकर सीधे स्टडी रूम की तरफ भाग खड़ी हुई। स्टडी रूम के भीतर कदम रखते ही वह बेहद दिलकश अदाओं से चलती हुई, अपनी खुशबू बिखेरती हुई पूरे कमरे को रिव्यू करने लगी। चारों तरफ लेदर के सोफे और लग्जरियस डार्क शेल्फ को देखकर वह मन ही मन बुदबुदाई, उस राक्षस ने इस पूरे कमरे को भी बिल्कुल अपनी तरह ही खूंखार और डरावना बनाकर रखा है। तभी अचानक उसे वह दिन याद आया जब उसने रेहान के हाथों में गन देखी थी। आरना हालांकि रेहान के उस डार्क और जानलेवा रूप से बहुत डरती थी, लेकिन अब उसे इस बात पर कोई ताज्जुब नहीं था कि सिंघानिया साम्राज्य के राजा को अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए पास में गन रखनी पड़ती होगी। सोचते सोचते उसने मन ही मन अपने ख्यालों के कई पुलाव बना डाले। तभी घूमते हुए उसकी नजर एक ऊंची शेल्फ पर पड़ी, जहां बिजनेस मैगजीन की एक कतार सजी थी। वहां सबसे ऊपर उसे वही मैगजीन दिखाई दी, जिसे देखकर उसका दिल बुरी तरह टूट गया था, जिसमें लिखा था कि रेहान शन्या से शादी करने जा रहा है। आरना ने धड़कते दिल से उस मैगजीन को उठाया और जब उसने गौर से उसकी डेट और साल को चेक किया, तो उसने अपना ही सिर पीट लिया। वह कितनी बड़ी बेवकूफ थी। वह मैगजीन तो कुछ साल पुरानी थी। उसने राहत की सांस लेते हुए सोचा कि मिस्टर सिंघानिया ने अपने इस कमरे में सालों पुरानी चीजें अब तक क्यों रखी है। खैर, उसने मैगजीन वापस रखी और उसकी नजर पास ही रखी किताबों की बड़ी सी शेल्फ पर चली गई। आरना को शुरू से ही उपन्यास और किताबें पढ़ने का शौक था। उसने सोचा कि जब तक रेहान वापस नहीं आता, तब तक वह कोई अच्छी सी बुक ही पढ़ ले। वह जैसे ही शेल्फ के और करीब आई, उसे अपने आसपास किसी अनजानी सी ठंडी मौजूदगी का एहसास होने लगा, लेकिन उसने उस अजीब से डर को तुरंत झटक दिया। उसने अपनी नाजुक उंगलियों को किताबों की स्पाइन पर फेरते हुए एक पुरानी किताब को बाहर खींचा। लेकिन जैसे ही उसने वह बुक उठाई, उसके पन्नों के बीच से एक बेहद पुरानी तस्वीर निकलकर सीधे नीचे फर्श पर गिर गई। आरना ने उत्सुकता से नीचे झुककर जैसे ही उस तस्वीर को उठाकर देखा, न जाने उस चेहरे में क्या था। आरना की आंखों के सामने अचानक गहरा अंधेरा छाने लगा। उसका पूरा वजूद बुरी तरह कांप उठा। उसके सिर के भीतर एक ऐसा भयानक और असहनीय दर्द उठा मानो उसका दिमाग फट जाएगा। उस दर्द के कारण उसके हाथ से वह फोटो और किताब छूटकर नीचे गिर गईं। वह अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए तेज कदमों से दौड़ती हुई वापस बेडरूम में आई। वह हाफ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ पल भर में यह क्या हो गया था। उसकी सांसें खौफनाक हद तक तेज हो चुकी थी और कमरे के सन्नाटे में अब उसे वही चेहरा, जिसकी फोटो उसने अभी अभी देखी थी, सीधे अपने सामने हवा में खड़ा हुआ दिखाई देने लगा। नहीं। आरना उस भयानक भ्रम को बर्दाश्त नहीं कर पाई
और एक जोरदार चीख के साथ बेड के बिल्कुल कोने में सिमट गई। वह अपने माथे पर हाथ रखे डर के मारे बुरी तरह सिसकने लगी और न जाने कब रोते रोते इसी हालत में उसकी आंख लग गई। अगली सुबह की शुरुआत बेहद कड़क और तनावपूर्ण थी। बाहर से सीधा लौटकर रेहान सिंघानिया जैसे ही मेशन के भीतर दाखिल हुआ, उसके दोनों हाथों पर हल्के हल्के खून के धब्बे लगे हुए थे। लेकिन वह खून उसका खुद का नहीं था, बल्कि किसी और का था। कहीं आरना उसे इस खूनी और जानलेवा हालत में देखकर डर न जाए, इसलिए वह भारी लेकिन दबे कदमों से सीधा स्टडी रूम से अटैच्ड वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वह कुछ ही मिनटों में खुद को साफ करके जैसे ही स्टडी रूम के भीतर वापस आया, फर्श पर बिखरी हुई किताब और उस तस्वीर को देखकर उसके चेहरे के भाव सिकुड़ गए। उसका दिमाग गुस्से से पूरी तरह गर्म हो उठा। उसकी आंखों में एक डार्कनेस उतर आई। वह अपनी शर्ट के कफ्स को ठीक करता हुआ तेज और भारी कदमों से सीधा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। कमरे के भीतर आरना अभी अभी उठी थी और अपना सिर पकड़े हुए बेड पर बैठी थी। रेहान ने एक ही पल में दूरी मिटाई। वह बिजली की रफ्तार से उसके पास आया और आरना की दोनों बाजुओं को अपने हाथों में दबोचकर उसे एक झटके में बिस्तर से खड़ा कर दिया। उसकी आवाज में इस वक्त एक डरावना गुस्सा था। मिस आरना, कल रात तुम स्टडी रूम में क्या कर रही थीं? क्या ढूंढ रही थी तुम वहां? आरना जैसे ही कल रात के उस मंजर को याद करने की कोशिश करती, उसके दिमाग में सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर उभरती जिसे देखते ही उसका सिर दोबारा चकराने लगता। रेहान इस वक्त गुस्से के बवंदर में था और उसका यह विकराल रूप देखकर आरना अंदर तक कांपने लगी। रेहान ने उसकी खामोशी देखी तो उसकी रोबदार आवाज पूरे कमरे में दहाड़ी, तुम मेरी बात को इग्नोर कर रही हो। सुना नहीं तुमने? मैंने क्या पूछा? यह कहते ही उसने आरना की पतली कमर को अपने दूसरे हाथ से कसकर भींच लिया और उसे अपने करीब करते हुए जवाब का इंतजार करने लगा। रेहान की उस लोहे जैसी मजबूत पकड़ के कारण आरना के नाजुक अंगों में तीखा दर्द होने लगा था। उसने रुंधे गले से सिसकते हुए कहा, छोड़िए मुझे मिस्टर सिंघानिया, प्लीज छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। आरना की आंखों में हल्के आंसू और उसके दर्द को महसूस करते ही रेहान ने एक गहरी सांस ली और अपने उस गुस्से को मुश्किल से कंट्रोल किया। उसने अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला किया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी उतनी ही रफ और कड़क थी। मिस आरना, आज के बाद मेरे स्टडी रूम की किसी भी चीज को मेरी परमिशन के बिना हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। एंड दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग फॉर यू। इतना कहकर उसने आरना को झटके से छोड़ा और गुस्से में तिलमिलाता हुआ सीधे क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। आरना रेहान के इस भयानक गुस्से को देखकर बुरी तरह सहम गई थी। उसका दिल अंदर तक कांप उठा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह किसी तरह उठी, वॉशरूम गई और नम आंखों से खुद को तैयार करने लगी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आरना का पूरा बदन रात के उस भ्रम और सुबह रेहान की उस सख्त वार्निंग से कांप रहा था। वह बुरी तरह डरी स्मी सी दबे कदमों से किचन की तरफ बढ़ रही थी। अचानक चलते चलते उसकी आंखों के सामने फिर से वही धुंधली तस्वीरें तैरने लगीं। डर के मारे उसने अपने आगे बढ़ते हुए कदम वापस पीछे की तरफ लेने शुरू कर दिए। वह बिना देखे जैसे ही उल्टे पैर पीछे हटी, वह अचानक पीछे खड़े शख्स से टकरा गई। भाभी, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। आरना ने घबराकर पलटकर देखा तो सामने करण खड़ा था। करण ने जब आरना के चेहरे का उड़ा हुआ रंग और उसकी आंखों का खौफ देखा तो वह अचरज में पड़ गया। उसने अपना सिर खुजलाते हुए मजाकिया लहजे में पूछा, भाभी, आप सुबह सुबह इस तरह उल्टे पैर पीछे क्यों चल रही है? क्या कुछ हुआ है क्या? या आपने किचन में कोई भूत देख लिया? आरना ने झटके से अपनी सूजी हुई आंखों को साफ किया और खुद को नॉर्मल करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, नहीं करण भैया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक उसी समय आरना के फोन पर मीरा जी का कॉल आया। आरना ने तुरंत कॉल अटेंड किया। जयपुर से मीरा जी ने उसे बताया कि वह कल ही राजेश जी के साथ वापस सिंघानिया मिशन लौट रही है। उन्होंने कुछ और बातें की और फिर कॉल कट कर दिया। आरना इस वक्त रेहान के उस रूखे बर्ताव और गुस्से से अंदर ही अंदर थोड़ी नाराज और दुखी थी, इसलिए वह रेहान का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। कुछ देर बाद वह उसके नीचे आने से पहले ही मिशन से बाहर निकलकर ऑफिस के लिए रवाना होने ही वाली थी कि तभी पीछे से रेहान अपने पूरे दब्बे के साथ वहां आ पहुंचा। वह सीधा अपनी कार के पिछले हिस्से में बैठ गया और उसने कार का दरवाजा खुला ही रखा था।
उसका यह एक्शन इनडायरेक्टली आरना को कार के भीतर बैठने का ही हुक्म दे रहा था। आरना ने जब देखा कि कार का दरवाजा खुला है, तो उसने उसे इग्नोर किया और खुद पैदल ही गेट की तरफ बढ़ने लगी। यह देखते ही रेहान की भारी और बेहद कड़क आवाज पोर्च में गूंजी, चुपचाप आकर कार में बैठो। आरना इस वक्त सुबह सुबह रेहान के और ज्यादा गुस्से को बर्दाश्त करने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। वह जानती थी कि अगर रेहान का गुस्सा दोबारा भड़का तो वह क्या करेगा, इसलिए वह बिना कोई बहस किए चुपचाप आकर उसके साइड वाली सीट पर बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों के बीच एक बर्फीली खामोशी छाई रही। उधर जयपुर में सुबह का नजारा बेहद खूबसूरत था। राजेश जी और मीरा जी हवा महल के पास के रंग बिरंगे बाजारों में घूम रहे थे। मीरा जी के हाथों में जयपुर की फेमस बांधनी साड़ियां और कुछ ट्रेडिशनल लाख की चूड़ियों के बैग थे। देखिए जी, ये चूड़ियां हमारी अवनी बहू पर कितनी जचेंगी ना। मीरा जी ने खिलखिलाते हुए एक सुंदर लाल चूड़ियों का सेट राजेश जी को दिखाया। राजेश जी ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। हाँ मीरा, तुम्हारी पसंद वाकई लाजवाब है। दोनों बड़े ही चाव से अपनी आने वाली बहू के लिए खरीदारी कर रहे थे और पूरे जयपुर की गुलाबी रौनक का आनंद ले रहे थे। दूसरी तरफ आरना के फोन पर श्रेया का कॉल आया। श्रेया अपने ससुराल में बैठी आरना को बहुत मिस कर रही थी। उसने लाड से कहा, भाभी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप और रेहान भाई मुझसे मिलने कब आ रहे हो? यश तो दिन भर हॉस्पिटल में रहते हैं। आरना ने अपने भारी गले को छुपाते हुए श्रेया को तसल्ली दी और जल्द ही मिलने आने का वादा किया। कुछ ही देर में कार सिंघानिया एम्पायर के वीआईपी पोर्च में आकर रुकी। ऑफिस में रोज की तरह ही कॉर्पोरेट चहल पहल थी। रेहान कार से उतरा और अपने भारी तेज कदमों से सीधा अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। उसने लिफ्ट या कॉरिडोर में एक बार भी आरना की तरफ नहीं देखा था। रेहान का यह हद से ज्यादा बेरुखा बिहेवियर आरना के दिल को बुरी तरह चुभ रहा था। उसकी वो सुबह की वार्निंग और यह बेरुखी उसके दिल पर गहरे जख्म छोड़ रही थी। इसी तरह पूरे दिन दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोला। शाम होते होते बाहर का मौसम अचानक बदल गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आरना बेहद उदास मन से जैसे ही अपने केबिन से बाहर आई, इत्तेफाक से नील भी कुछ फाइल्स लेकर कॉरिडोर से जा रहा था। आरना को देखकर नील उसके पास आया और बेहद जेंटली बोला, मिस आरना, आप घर जा रही हैं ना? चलिए, बाहर बहुत तेज बारिश है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। इससे पहले कि आरना नील की बात का कोई जवाब दे पाती, ठीक उसी पल रेहान सिंघानिया साए की तरह वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में इस वक्त नील के लिए एक खूंखार और जानलेवा गुस्सा था। उसने अपनी भारी, कड़क और रौबदार आवाज में कहा, कोई जरूरत नहीं है, एंड स्टे अवे फ्रॉम हर। लगता है तुम इस ऑफिस के बनाए गए नए रूल्स भूल चुके हो या तुमने टर्म्स को अच्छे से पढ़ा नहीं है। रेहान की यह बात सुनते ही नील के चेहरे का रंग उड़ गया। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह वहीं का वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। रेहान ने एक झटके में आरना का नाजुक हाथ अपनी गिरफ्त में लिया और उसे लेकर सीधे अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। नील बस हक्का बक्का सा अपने खूंखार बॉस को अपनी बीवी का हाथ पकड़कर ले जाते हुए देखता रह गया। रेहान ने पहले ही बाकी सारा काम नील को वर्क फ्रॉम होम करने का ऑर्डर दे दिया था। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। पूरे एम्पायर में इस वक्त एक डरावना सन्नाटा था। आरना ने उस गहरे सन्नाटे और रेहान की भयानक नजदीकी से घबराकर थूक अंदर निगला और अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में कसकर भींच लिया। लिफ्ट अभी महज कुछ ही इंच नीचे जा रही थी कि अचानक लाइट चली गई। उस बंद लिफ्ट में एक पल में डरावना अंधेरा छा गया। आरना को इतने अंधेरे से डर लगता था। अंधेरा होते ही रात का वह भयानक भ्रम और डर दोबारा उसके दिमाग पर हावी हो गया। उसने खौफ के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके सीने की धड़कनें इतनी तेज हो गई मानो उसका दिल बाहर आ जाएगा। उसका पूरा नाजुक बदन थरथर कांपने लगा। रेहान ने जब उस घने अंधेरे में आरना की इस कांपती हुई सांसों और सिहरन की आवाज सुनी, तो उसने तुरंत अंधेरे में ही उसकी कलाई को पकड़ा और अपनी भारी, फिक्रमंद आवाज में पूछा, वाइफी, आर यू ओके? लेकिन आरना का डर इस वक्त चरम पर था। खौफ के मारे उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर होने लगा था और वह हांफने लगी थी। यह महसूस करते ही कि आरना को प्रॉब्लम हो रही है, रेहान ने एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं की। उसने झटके से आरना को खींचकर सीधे अपने चौड़े, मजबूत सीने से पूरी तरह सटा लिया।
उसने अपनी दोनों बाहों में उसे कसकर जकड़ लिया और उसके कानों के पास बेहद कोमलता से, शशश, शांत हो जाओ वाइफी, मैं हूं तुम्हारे पास, बोलते हुए उसे तसल्ली देने लगा। तभी अचानक रेहान को महसूस हुआ कि आरना का पूरा शरीर एकदम बेजान हो चुका है और उसने अपना पूरा वजन ढीला छोड़ दिया है। वह बेहोश हो रही थी। रेहान का दिल खौफ से भर उठा। उसने फौरन अपने एक हाथ से फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी के मध्यम उजाले में आरना का पीला पड़ा चेहरा और बंद आंखें देखकर रेहान की भौहें बुरी तरह सिकुड़ गईं। उसने बिना एक पल गवाए अपने फोन से एक इमरजेंसी बटन ऑन किया, जिससे उस लिफ्ट का बैकअप सिस्टम एक्टिवेट हो गया। लिफ्ट में लाइट तो नहीं आई, पर वह तुरंत मूव करके सीधे बेसमेंट में आकर खुल गई। रेहान आरना के बेजान शरीर को अपनी गोद में लेकर तेज कदमों से अपनी कार में बैठ गया। उसने कार का प्राइवेसी पार्टीशन ऑन किया और ड्राइवर पर चिल्लाया, गेट टू द हॉस्पिटल नाव, ड्राइव एज फास्ट एज यू कैन। कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। आरना कोई जवाब नहीं दे रही थी और रेहान ने जब उसकी नब्ज देखी तो उसकी सांसें बहुत हल्की और कम हो चुकी थीं। रेहान इस वक्त खौफ के मारे सनक रहा था। उसने बिना एक सेकंड गवाए आरना को अपनी गोद में सीधा लिटाया और उसे सीपीआर देना शुरू कर दिया। वह अपने होठों से आरना के ठंडे पड़ते होठों में अपनी सांसें फूंकने लगा और उसके दोनों हाथों को रगड़ते हुए पूरी शिद्दत से सहलाने लगा। मिस आरना, कम ऑन, ओपन योर आइज, डैम इट, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जाओगी समझी? वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था। रेहान की फूंकती हुई उन गर्म सांसों और सीपीआर के असर से आरना ने अचानक एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दीं। लेकिन उसकी आंखें इस वक्त पूरी तरह से बेसुध और अजीब थीं। उसका बिहेवियर एकदम एबनॉर्मल था। वह हांफते हुए अपने सूखे होठों को चाटने लगी, जैसे उसे बहुत प्यास लगी हो। रेहान ने तुरंत साइड होल्डर से पानी की बोतल निकाली, आरना के सिर को सपोर्ट दिया और उसे पानी पिलाने लगा। आरना की सांसें अभी भी बहुत लंबी और भारी चल रही थीं, और पानी पीते ही अगले ही पल वह दोबारा रेहान की बाहों में पूरी तरह बेहोश हो गई। यह देखकर रेहान के चेहरे की लकीरें शोक से सख्त हो गईं। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने आरना के उस बेजान जिस्म को अपने सीने से चिपका लिया और उसके बालों में अपना मुंह छुपाकर बेहद भारी आवाज में बुदबुदाया, सब ठीक हो जाएगा वाइफी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। कुछ ही देर बाद आरना वीआईपी हॉस्पिटल के एक स्पेशल रूम के बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी थी और उसे ग्लूकोज ड्रिप चल रही थी। बाहर कांच के बड़े से केबिन ग्लास से रेहान बार बार आरना को देखते हुए उस लेडी डॉक्टर की बातें सुन रहा था। दरअसल यह वही न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर थी जिसने कुछ महीने पहले आरना को हिप्नोटाइज करके उसका डीप मेंटल एनालिसिस किया था। उस डॉक्टर ने रेहान की तरफ देखा और बेहद गंभीर लहजे में उससे कुछ बातचीत की। रेहान, जो एकटक कांच के पार सिर्फ आरना को ही देख रहा था, उसके चेहरे पर एक गहरा और कड़ा भाव था। कुछ देर बाद वह शांत कदमों से आरना के वीआईपी रूम के भीतर आया और बेड के किनारे बैठकर उसके नाजुक, ठंडे हाथ को अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में ले लिया। लगभग 1 घंटे बाद आरना ने धीरे धीरे अपनी भारी पलकें खोलीं, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह खुलीं, उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें तैरने लगी। वह फिर से अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगी, नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज, उन्हें कुछ मत करो। रेहान, जो पास ही बैठा उसकी इस बड़बड़ाहट को सुन रहा था, उसके चेहरे पर जरा सी भी हैरानी नहीं हुई। आरना के इस दर्द को देखकर रेहान की आंखों के कोनों में अचानक एक बारीक सी नमी तैर गई, जिसे उसने तुरंत पलके झपकाकर छुपा लिया। देर रात होते होते रेहान आरना को डिस्चार्ज करवाकर वापस सिंघानिया मिशन ले आया था। जैसे ही आरना को पूरी तरह होश आया, रेहान बिना कोई वक्त गवाए खुद सूप और खाने की प्लेट लेकर उसके पास बैठ गया और उसे चम्मच से खाना खिलाने लगा। उसने कड़क आवाज में पूछा, वाइफी, तुमने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया था? आरना ने रेहान के इस सवाल को सुनकर अपनी आंखें झुका लीं। सुबह की उसकी डांट और वार्निंग अभी भी उसके दिल में चुभ रही थी, इसलिए वह खामोश रही। मैंने कुछ पूछा है? रेहान ने अपनी गहरी आंखें ऊपर कीं और अपनी तीखी नजरों के इशारे से दोबारा वही सवाल पूछा। आरना थोड़ी झिझक गई, वह उसे सच बताने से कतरा रही थी। यह देखकर रेहान के होठों पर एक शातिर मुस्कान आई। उसने आगे कहा, अगर तुमने मुझे सीधे सीधे नहीं बताया, तो मैं वही करूंगा जो मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं।
चॉइस इज योर्स। आरना उसकी यह धमकी सुनकर पूरी तरह शॉक रह गई कि यह इंसान अभी अभी क्या बोला। इससे पहले कि वह खुद को संभालती या कुछ कहती, रेहान ने एक झटके में उसे दोबारा किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर खुली बालकनी की तरफ बढ़ गया। बाहर आसमान से बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही थीं और ठंडी हवाएं चल रही थीं। रेहान ने आरना को बालकनी की ऊंची रेलिंग पर अच्छे से बैठाया और खुद उसके दोनों पैरों के बीच उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपने बड़े हाथों से आरना के चेहरे से उसकी रेशमी जुल्फों को पीछे हटाया। उसका एक हाथ आरना की पतली कमर को कड़ाई से होल्ड कर रहा था और दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे चला गया। उसने एक सेकंड की भी दूरी बर्दाश्त नहीं की और सीधे अपने बेहद गर्म, प्यासे होंठ आरना के उन गुलाबी, कांपते हुए होठों पर रख दिए। वह उसे बेहद गहरा और पैशनेट किस करने लगा। आरना भी न जाने उस ठंडे मौसम और रेहान के इस अचानक उमड़े प्यार के सैलाब में कहाँ खोसी गई थी। आसमान से बारिश की कुछ बूंदें उन दोनों के बदन पर गिर रही थीं, लेकिन यहाँ रेहान और आरना दुनिया से बेखबर उस गहरे किस में डूबे हुए थे। आरना के पूरे चेहरे पर इस वक्त शर्म और दीवानगी की एक हल्की लाल सुर्खी सजी हुई थी। वह रेहान के इस दमदार और भारी टच से जरा सी भी अनकंफर्टेबल नहीं थी, बल्कि उसके सीने से और सत्ती जा रही थी। जैसे जैसे रेहान उसे पूरी शिद्दत से चूम रहा था, इस वक्त उसके शातिर दिमाग में आरना को लेकर क्या चल रहा था, यह समझना नामुमकिन था। उसने बस अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और वह लगातार आरना के होठों की मिठास को अपने भीतर सोख रहा था। आरना ने संतुलन बनाए रखने के लिए अपने दोनों हाथ रेहान के मजबूत कंधों पर कसकर टिका दिए थे। कुछ पलों के बाद रेहान ने आरना की पोजीशन बदली और उसके दोनों पैरों को हवा में उठाकर अपनी कमर पर पूरी तरह से लॉक कर लिया। वह उसे उसी हालत में चूमते हुए बालकनी से वापस अंदर कमरे की तरफ लाने लगा, लेकिन इस पूरे सफर के बीच भी उसने अपने होठों को आरना के होठों से अलग करके अपनी किस को जरा सा भी ब्रेक नहीं किया था। वह आरना के मुंह के हर एक कोने को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लेना चाहता था। आरना बस अपनी आंखें बंद किए उस किस के नशे में डूब रही थी कि तभी अचानक रेहान ने पीछे से उसके बालों की एक रेशमी लट को थोड़े जोर से पीछे की तरफ खींचा। बालों के उस अचानक खिंचाव से आरना के मुंह से एक तीखी, मदहोश आह निकली और रेहान ने इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी गर्म जुबान आरना के मुंह के भीतर एंटर कर दी। वह गहराई से उसके वजूद को अपनी गिरफ्त में लेने लगा। आरना के लिए अपनी जीभ का यह तीखा एहसास बिल्कुल नया था। इसी बीच रेहान का दूसरा हाथ आरना की सिल्क साड़ी के भीतर उसकी कमर पर सरका और वह उसकी सॉफ्ट स्किन को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। रेहान के इस भारी टच से आरना पूरी तरह अपने होश खोती जा रही थी और उसका पूरा नाजुक बदन अंदर तक सिहर रहा था। वह चाहकर भी रेहान को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। रेहान ने आरना को लगातार चूमते हुए ही बेहद नज़ाकत और हक से उसके कंधे पर लगी सेफ्टी पिन को एक झटके में निकाल दिया, जिससे उसकी साड़ी का पल्लू सरककर सीधे फर्श पर गिर गया। उसने खुद को बेड के कॉर्नर पर बैठते हुए अपने दोनों पैरों के बीच आरना को सीधे खड़े कर दिया। इस वक्त आरना का गोरा पेट ठीक रेहान के चेहरे के सामने था। रेहान ने अपने दोनों हाथों को आरना की पतली कमर के पीछे ले जाकर उसे अपने करीब पकड़ रखा था। अचानक रेहान की पैनी और तीखी नजरें आरना के उस गोरे पेट से सरकते हुए उसकी लचीली कमर की साइड पर गईं। देखते ही उसे याद आया कि कैसे आज सुबह उसने गुस्से में आरना की कमर को कितनी बेरहमी से जकड़ लिया था। उस गोरी त्वचा पर रेहान की मजबूत उंगलियों के निशान साफ चमक रहे थे। आरना की कमर पर खुद की उंगलियों के वो निशान देखकर रेहान के भीतर एक अजीब सा पजेसिव गुमान भी जागा, लेकिन साथ ही उसे खुद पर गुस्सा भी आया कि उसने गुस्से में आरना को कितना दर्द दिया था। उसने बिना एक पल गवाए अपने बेहद गर्म, तपते हुए होंठ सीधे आरना के उस गोरे पेट पर रख दिए। रेहान की इस अचानक हुई छुअन और होठों की तपन से आरना के पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। रेहान ने अपनी गर्म जुबान को आरना की नाभि के अंदर एंटर किया और अपने सलाइवा से वहां एक ठंडा लेकिन मदहोश कर देने वाला एहसास जगाते हुए पैशनेट किस करने लगा। आरना के सीने के भीतर इस वक्त दिल की धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रही थीं। उसने खुद को संभालने के लिए रेहान के मजबूत, चौड़े कंधों को अपने हाथों से कसकर भींच लिया। रेहान काफी देर तक पैशनेट तरीके से उसकी नाभि को स्मूच और लिक करता रहा। कुछ मिनटों के उस तड़पा देने वाले एहसास के बाद रेहान ने आरना की पोजीशन बदली और उसे रोटेट करके अपनी तरफ साइड करके खड़ा कर दिया। अब आरना की पूरी खुली पतली कमर ठीक उसके सामने थी, जहां सुबह की उंगलियों के निशान दिख रहे थे।
रेहान ने आगे बढ़कर अपनी उंगलियों से उन निशानों पर एक बेहद सेंसिटिव और धीमा टच किया। उसने महसूस किया कि आरना की स्किन किसी गुलाब की पंखुड़ी जैसी नाजुक है, जो उसके हल्के से दबाव से भी जगह से लाल हो रही थी। उससे आरना का यह दर्द देखा नहीं गया। उसने तुरंत कमर के उन सभी निशानों पर अपना सलाइवा लगाते हुए अपने होंठ टिका दिए और वहां बेहद जेंटली किस करना शुरू किया। आरना अब इस रूहानी एहसास में पूरी तरह सुध-बुध खो रही थी और उसके मुंह से गहरी, मदहोश आहें निकलने लगी थीं। आरना की वो इंटेंस आहें सुनते ही रेहान के भीतर की गर्मी तेजी से बढ़ने लगी और उसकी लोअर बॉडी एक बार फिर हार्ड हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और बड़ी मुश्किल से खुद को बेकाबू होने से रोका। उसने झटके से आरना को बेड पर पेट के बल लेटा दिया और अपनी प्यास को काबू में करते हुए सीधे अपने मुंह और होठों से आरना के ब्लाउज की डोरी को खींचकर खोल दिया। उसने उंगलियों से नीचे के हुक्स भी एक झटके में खोल दिए। पल भर में ही उसने ब्लाउज को आरना के जिस्म से अलग कर दिया। अब वह उसकी अपर बॉडी के उस संवेदनशील हिस्से को ऊपर से पूरी शिद्दत से देख रहा था। आरना का शरीर हालांकि काफी नाजुक और स्लिम था, लेकिन उसका फिगर काफी हद तक परफेक्ट और अट्रैक्टिव था। रेहान उसकी त्वचा से चिपकी उस इनरवियर को ऐसी नजरों से देख रहा था, मानो वह अपनी आंखों से ही उसे निकाल फेंक देगा। आरना लगातार गहरी और लंबी सांसें ले रही थी। तभी उसकी नजर आरना की कॉलर बोन पर जा टिकी। उसने उसकी कॉलर बोन को छुआ, जहां से उसकी खूबसूरती निखर कर बाहर आ रही थी। उसने वहां चूमते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे फिसलाया और सीधे उसके उभारों पर ले गया। जैसे ही आरना को महसूस हुआ कि रेहान के हाथ कहाँ टिके हैं, उसने शर्म और सनसनी के मारे बिस्तर की बेडशीट को अपने नाखूनों से बुरी तरह जकड़ लिया। नाइट लैंप की उस गुलाबी और सफेद डिम लाइट के बीच रेहान ने आरना की ब्रा के हुक को भी एक झटके में खोल दिया और स्ट्रिप्स को कंधों से सरकाते हुए उसके गोरे कंधों पर अपने होठों से तीखे किस देने लगा। आरना की सिसकियां अब बढ़ने लगी थीं और स्टिम्युलेशन के मारे वह नीचे से पूरी तरह वेट हो चुकी थी। रेहान ने उसकी ब्रा को पूरी तरह से निकाल फेंका। अब आरना का पूरा खुला सीना ठीक उसके सामने था, जिसे वह पूरी शिद्दत से निहार रहा था। तभी अचानक उसकी पैनी निगाहें आरना के डीप क्लीवेज पर जाकर टिक गईं। उसने देखा कि आरना के दोनों उभारों के ठीक बीच में एक छोटा सा काला तिल था, जो उस गोरे बदन की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा रहा था। रेहान का दिल दहल उठा। उसने आगे बढ़कर अपने होठों से सीधे उस क्लीवेज के तिल पर एक गीला किस किया। आरना अपनी तेज सांसों से रेहान के सब्र का कड़ा इम्तिहान ले रही थी। रेहान अब अनकंट्रोलेबल हो रहा था। वह आगे बढ़ा और उसने आरना के एक निप्पल को सीधे अपने पूरे मुंह में भर लिया, जबकि दूसरे हाथ से वह उसके दूसरे उभार को प्रेस कर रहा था। चूंकि आरना ने उसे अपनी खामोशी से तरपाया था, तो रेहान भी अब इस सेक्सुअल टच से उसका पूरा हिसाब बराबर कर रहा था। वह अपनी गर्म जुबान से आरना के निप्पल को ठीक उसी तरह लिक और सक कर रहा था, जैसे रात में आरना किचन के कोने में बैठकर उस बटरस्कॉच आइसक्रीम के चम्मच को चाट रही थी। उसने दूसरे उभार पर भी अपने होंठ टिकाए और पहले वाले निप्पल को, जिसे चूमकर उसने लाल कर दिया था, अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच लेकर बेहद सेंसुली बाहर की तरफ खींचने लगा। उस जबरदस्त उत्तेजना से आरना के दोनों निप्पल्स पूरी तरह हार्ड होकर अपनी सतह से बाहर आ चुके थे। आरना से अब यह तड़प बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने जैसे तैसे अपने कांपते हाथों से रेहान के हाथ को पकड़ लिया और उसे रोकने लगी। आरना की उस छुअन से रेहान अचानक रुका। उसने देखा कि आरना ने आंखें बंद कर रखी है और वह अपनी सांसें संभालने के लिए बुरी तरह हाफ रही है। रेहान खुद भी पूरी तरह कंट्रोल खो चुका था, लेकिन उसने आरना की हालत देखी। उसने एक झटके में आरना के शरीर से उसकी बची हुई साड़ी और शेपवेयर को भी निकालकर फेंक दिया। अब आरना बिस्तर पर सिर्फ एक छोटी सी पैंटी में बची थी। वह हड़बड़ाकर बेड पर उठी और शर्म के मारे अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने सीने को ढक लिया। उसे कमरे की ठंडी हवा से ठंड भी लग रही थी और शर्म भी आ रही थी, लेकिन सुबह रेहान के उस पर गुस्सा करने की वजह से वह उससे अंदर ही अंदर नाराज भी थी। रेहान बिना कुछ बोले बिस्तर से उठा और क्लोजेट के भीतर चला गया। जब वह कुछ मिनटों बाद वापस आया, तो उसके हाथ में उसकी एक व्हाइट शर्ट थी। उसने आरना को बेड पर खड़े होने का इशारा किया। आरना को इस हाफ नेकेड हालत में रेहान के सामने खड़े होने में बेहद शर्म और एम्बेरेसिंग फील हो रहा था। उसने अपनी झुकी हुई नजरों के साथ अपने हाथों को सीने से जरा सा भी नहीं हटाया। उसके लंबे, घने रेशमी बालों ने उसकी पूरी पीठ को ढका हुआ था।
रेहान ने अपनी भारी और रोबदार आवाज में कहा, वाइफी। मैंने कहा, खड़ी हो जाओ। उसकी उस कड़क मर्दाना आवाज से आरना एक पल के लिए डर गई कि यह राक्षस अब क्या करने वाला है। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह चुपचाप बेड पर खड़ी हो गई। रेहान ने एक गहरी नजर उस पर डाली। यह पहली बार था जब वह आरना के पूरे बदन को इस तरह देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ना दिखने वाली पजेसिव मुस्कान आ गई। वह उसके करीब आया, उसे पीछे की तरफ पलटा और उस बड़ी सी सफेद शर्ट को उसके कंधों पर इस तरह डाला जिससे आरना को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। आरना ने अपने दोनों हाथ शर्ट की स्लीव्स में डाल दिए। रेहान ने उसे वापस अपनी तरफ पलटा। इस वक्त वह रेहान की उस बड़ी सी शर्ट में बेहद प्यारी और मासूम लग रही थी। रेहान ने झटके से उसकी कमर को थामकर उसे अपने करीब किया और नीचे से ऊपर की तरफ शर्ट के बटन्स लगाने लगा। जैसे ही उसके हाथ आरना के क्लीवेज के पास पहुंचे, वहां मौजूद वो छोटा सा काला तिल एक बार फिर रेहान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, लेकिन उसने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और सारे बटन्स बंद कर दिए। जब वह थोड़ा पीछे हटा और उसने आरना को देखा, तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। रेहान की शर्ट में आरना को देखकर ऐसा लग रहा था मानो आरना ने शर्ट नहीं, बल्कि शर्ट ने आरना के पूरे वजूद को अपने भीतर पहन लिया हो। वह दोबारा करीब आया और आरना के हाथों से बाहर लटक रही उस लंबी स्लीव्स को बड़े ही सलीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करने लगा। उसने आरना की कलाई से थोड़ा ऊपर तक स्लीव्स को फोल्ड किया। वह शर्ट आरना की थाइज तक आ रही थी, जिससे नीचे उसके दोनों गोरे और सेक्सी पैर पूरी तरह दिखाई दे रहे थे। आरना के उन खूबसूरत पैरों को देखकर रेहान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसने आरना को बेड पर अच्छे से बिठाया और कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही मिनटों में वह वापस आया और इस बार उसके हाथों में आरना के लिए डिनर की प्लेट थी। आरना ने जैसे ही खाने की प्लेट को देखा, भूख के मारे अचानक उसके पेट से जोरदार गुड़गुड़ाहट की आवाजें आने लगीं। उस आवाज को कमरे के सन्नाटे में रेहान ने भी साफ साफ सुन लिया था। आरना का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि इसी राक्षस ने सुबह उस पर कितना गुस्सा किया था। उसने तय किया कि वह इतनी आसानी से मानकर उससे बात नहीं करेगी। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधा और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर बैठ गई। रेहान उसकी इस बचकानी नाराजगी और एक्शन को देखकर समझ गया कि उसकी वाइफ अभी भी गुस्से में है, लेकिन वह आरना को भूखा नहीं रख सकता था। उसने खाने की प्लेट को साइड टेबल पर रखा और बेहद गंभीर आवाज में कहा, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम निपटाना है। तुम्हें भूख लगे तो यह खाना खा लेना। इतना कहकर वह अपने भारी और तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। रेहान के जाते ही आरना ने तुरंत अपना मुंह घुमाया। साइड टेबल पर रखे उस लजीज खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने पहले दरवाजे की तरफ देखा कि वह खड़ूस राक्षस चला तो गया है ना, और तसल्ली होते ही उसने झट से प्लेट उठाई और भूखी बिल्ली की तरह खाना खाने लगी, क्योंकि उसे वाकई बहुत जोर की भूख लगी थी। कुछ ही देर में प्लेट साफ करने के बाद उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और राहत की सांस लेते हुए बुदबुदाई, अच्छा हुआ वो राक्षस यहां से चला गया, वरना मैं कब तक इस तरह खाना ना खाने का नाटक करती। वह बड़बड़ा रही थी, लेकिन रेहान की उस सफेद शर्ट के भीतर उसे एक अलग ही कंफर्ट महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह बेड पर लेटी और करवटें बदलने लगी, लेकिन उसे नींद आने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसने चिरकर साइड से एक बड़ा सा सॉफ्ट पिलो उठाया, उसे अपने सीने से सटाया और आंखें बंद कर लीं। कुछ ही पलों में उसकी आंख लग गई। देर रात जब रेहान अपना सारा काम निपटाकर बेडरूम के भीतर आया, तो उसने सबसे पहले साइड टेबल पर रखी खाली प्लेट देखी। आरना ने पूरा खाना खा लिया था। यह देखकर उसके दिल को सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बिस्तर पर सोई आरना पर पड़ी, रेहान की भौहें खूंखार हद तक सिकुड़ गईं और उसके माथे की नसें तन गईं। कमरे के मध्यम उजाले में आरना ने रेहान के बजाय उस बेजान तकिए को अपने सीने से सटा रखा था और उसे कसकर हक कर रखा था। सोई हुई आरना का उस तकिए के इतने करीब होना रेहान सिंघानिया को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे उस बेजान तकिए पर गुस्सा आने लगा। वह कड़े कदमों से बेड के पास आया, नीचे झुका और एक झटके में उस पिलो को आरना की गिरफ्त से खींचकर दूर फर्श पर फेंक दिया। तकिया हटते ही आरना नींद में ही हल्की सी कसमसाई और अपने खाली हाथों को फैलाने लगी। रेहान बिना एक पल गवाए खुद उसकी साइड में बेड पर सीधा लेट गया। आरना ने नींद की मदहोशी में रेहान को ही वही तकिया समझ लिया
और झटके से उसकी तरफ घूमकर उसके चौड़े, मस्कुलर बदन को पूरी तरह से कड़ल कर लिया। उसने अपना सिर रेहान के सीने पर टिका दिया। आरना की यह हरकत देखकर रेहान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने अपनी दोनों बाहों के घेरे में आरना को पूरी तरह से भींच लिया और उसे अपने सीने के भीतर छुपा लिया। कुछ ही पलों में रेहान भी आरना की सांसों की महक के बीच गहरी और बेफिक्र नींद की आगोश में समा गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।